हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं और ये हमारी आज तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, जो दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो एकल झिल्ली से बने होते हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो बिना झिल्ली के बने होते हैं। अगर दोहरी झिल्ली की बात किया जाए तो बताया इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक। एकल झिल्ली की बात किया जाए तो एकल झिल्ली में क्या बताए थे? लाइसोसोम बताए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे, गाल्गी काय बताए थे। ये सब एकल झिल्ली से बनी हुई है। जबकि बिना झिल्ली वाले में क्या है? जैसे राइबोसोम हो गया, राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। दूसरा हो गया तारकाया, सेंट्रोसोम और नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म कणिकाएं या माइक्रोट्यूबुल्स। तो हम लोग आज कोशिकांग में सबसे पहला पढ़ेंगे हम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है, अंतःप्रदिप्ति जालिका पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, केंद्रक, सभी को हम लोग एक-एक करके पढ़ना है। बस इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसका कोशिकांग का कार्य पूछ लिया जाता है, कार्य या इसके खोजकर्ता। कुछ मेन पॉइंट हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कोलिकर, जिनका नाम क्या था? कोलिकर। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कीटों की मांसपेशियों में देखा था। किसने देखा था? कीटों की मांसपेशियों में। तो पहला पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की मांसपेशियों में देखा। कीटों की मांसपेशियों में देखा। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? एक वैज्ञानिक थे अल्टमान। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इसे क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। और उसके बाद एक वैज्ञानिक है बेल्डा। बेल्डा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बेल्डा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता है, अगर ये पूछेगा कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की मांसपेशियों में किसने देखा था, तो क्या बताएंगे आप? कोलिकर। सबसे पहले एक कोलिकर वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की मांसपेशियों में देखा था। उसके बाद एक वैज्ञानिक है अल्टमान, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। और सबसे अंतिम में एक वैज्ञानिक थे बेटा, जिन्होंने इस संरचना को क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। एग्जाम में जैसे प्रश्न आएगा वैसे उत्तर देंगे। अगर प्रश्न आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कीटों की मांसपेशियों में किसने देखा था, तो बताएंगे कोलिकर। अगर ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, तब बताएंगे क्या? अल्टमान। और अगर ये पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, क्या बताएंगे? बेल्डा या सी बेल्डा। ठीक है ना। अब इसी के आगे हम लोग बात करते हैं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है। तो आपको शुरू में पहली क्लास में बताए थे कि एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या बताए थे एग्जांपल में आपको? एक बताए थे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा बताए थे जीवाणु या बैक्टीरिया। ये सब ऐसे हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। एक बार नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम पाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार लोग फिर से देखिए, इसको याद रखिएगा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है? जीवाणु या बैक्टीरिया। में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। अब अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? उसका नाम क्या है? मीसोसोम।
ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया में भाग लेता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित करके क्या करता है, संचित करता है, स्टोर करता है। तो जब अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो वहां पे श्वसन कहां संपादित होगा, क्या बताएंगे, मेसोसोम में। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, श्वसन की क्रिया में भाग लेना, श्वसन की क्रिया में भाग लेना और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित एवं संचित करना। ठीक है ना, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, श्वसन की क्रिया में भाग लेता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया में भाग लेता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित करता है और उसे क्या करता है, स्टोर करता है या संचित करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर क्या है, कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह श्वसन की क्रिया में भाग लेता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित करके उसका संचय करता है, स्टोर करता है। और जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है। अब एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, श्वसन क्या होता है। श्वसन, जिसे क्या बोलते हैं में, रिस्पायरेशन। श्वसन को क्या बोलते हैं में, रिस्पायरेशन बोलते हैं। देखिए जब भी हम लोग कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है ना, चावल हो गया, रोटी हो गया, केला हो गया, आलू हो गया, इनमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वह क्या पाचित होके क्या होता है, पाचन होके उसका वह बदल जाता है ग्लूकोज में। ठीक है ना, उसके बाद ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का जब विखंडन हो जाएगा तब उसी से क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसे ही कहा जाता है श्वसन। या ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना और ऊर्जा के रूप में एटीपी का बनना श्वसन कहलाता है। क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना और ऊर्जा के रूप में एटीपी का बनना श्वसन कहलाता है। ठीक है ना, जो खाद्य पदार्थ होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा या विखंडित होगा, तब क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। और वह ऊर्जा किस रूप में होगी, एटीपी के रूप में होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होगी, उसे ही कहा जाता है श्वसन। तो कार्य क्या बताएं माइटोकॉन्ड्रिया का, श्वसन की क्रिया में भाग लेना और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित एवं संचित करना। ठीक है ना, यही क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। और श्वसन क्या बताए, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना और ऊर्जा के रूप में एटीपी का बनना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अगर यहाँ हम देखें इसका समीकरण तो C6H12O6 ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, O2 क्या है आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जल मुक्त होता है और साथ में क्या मुक्त होती है, एटीपी। और यही एटीपी क्या है, ऊर्जा है। तो इसे ही कहा जाता है श्वसन, कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाना और ऊर्जा के रूप में एटीपी का बनना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है ना। और श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या क्या हो सकता है, जब श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जल हो सकता है और क्या हो सकता है, एटीपी। एग्जाम में कभी बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यह ऊर्जा किस रूप में होती है, तो यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। इस तरह देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का टूटना और एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचित होना। ठीक है ना। यही क्या बताए थे, श्वसन बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, और सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का टूटना और एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचित होना, यही कार्य है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। और जब कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये देखते हैं हम लोग, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। किसकी संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की। और आपको बताए थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या है, दोहरी झिल्ली की बनी संरचना है। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी संरचना होती है और कैप्सूल के आकार होती है। आकार क्या है इसका, कैप्सूल के आकार का। अब देखिए, एक होती है इसमें क्या, बाह्य परत। एक क्या होता है, बाह्य परत, और एक क्या होता है, अंतः परत। इसे बोला जाता है दोहरी परत। एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। उसके बाद इसके अंदर जो आपको उंगली नुमा ये संरचना दिखाई गई, जो ब्लैक से दिखाई गई है, इसे बोला जाता है क्रिस्टी। जो यहाँ पर उंगली नुमा संरचना दिखाई गई है, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है क्या, क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी के ऊपर जो ग्रीन से दिखाया गया है, इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो बने हैं, इसे बोला जाता है F1 पार्टिकल। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। और यहीं पर एटीपी बनता है। अब जैसे प्रश्न पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कहाँ बनता है, तो आप बताएंगे F1 कण में या ऑक्सीसोम में। एटीपी यही बनता है, जो F1 कण है यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। वो राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के होते हैं। वैसे तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें पाया जाता है 80 प्रकार का राइबोसोम, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, 70 प्रकार का। और ये भी बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। कह सकते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है ना।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए पाया जाता है, जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंगक भी कहा जाता है। अर्धस्वायत्त अंगक, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। आपको दो बताए थे, एक बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया और एक बताए थे क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों कोशिकांगों के पास खुद का डीएनए होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अर्धस्वायत्त अंगक, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया दो ही परत की बनी संरचना है, जिसमें एक होता है वाय परत, एक होता है अंडा परत, ठीक है ना। और इसमें जो अंगुलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, उंगलीनुमा, उसे बोला जाता है क्रिस्टी। और उसी क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं F1 कॉर्टिकल या ऑक्सीसोम, जहां पर एटीपी बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी डीएनए शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग इसको, पूरा लिख लीजिएगा हम लोग, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक राइबोसोम पाया जाता है, जिसे कहा जाता है 70S प्रकार का राइबोसोम। अब देखिए अगले पॉइंट बात करते हैं। अगर बात किया जाए कोशिका के अंदर कुल कितने एटीपी बनते हैं, कोशिका के अंदर कुल कितने एटीपी बनते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 34 एटीपी। कोशिका के अंदर कुल 34 एटीपी बनते हैं। कोशिका के अंदर कितने एटीपी बनते हैं, एटीपी 34, जिसमें से 32 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में, 32 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा बनता है, जबकि 2 एटीपी का निर्माण कोशिका द्रव्य जिसे अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा बनता है। यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो आप क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुल 32 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है ना। और किस साइकिल द्वारा होता है, क्रेब्स चक्र द्वारा। या सीधा ऐसे पूछ सकता है क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र कहाँ बनता है, साइकिल कहाँ बनती है, क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 32 एटीपी का निर्माण होता है वह क्रेब्स चक्र द्वारा बनता है। और जो 2 एटीपी हैं उनका निर्माण कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है, ग्लाइकोलाइसिस। 32 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल द्वारा बनता है, जबकि 2 एटीपी का निर्माण कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा बनता है। आपको जब कोशिका बताए थे, अगर इसे मान लेते हैं हम लोग कोशिका, क्या मान लिया इसको हम लोग, कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है और बीच में जैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये मान लो हो गया कोशिका झिल्ली, क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और जो बीच का स्थान होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। भाई क्या बताते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के स्थान, जो जैलीनुमा स्थान होता है उसे ही बोला जाता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। जैलीनुमा संरचना है, इसी में जो कोशिका की कोशिकाएं होते हैं क्या होते हैं, वो धसे होते हैं। तो इसी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वहां पर कितने एटीपी बनेंगे, 32 एटीपी बनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 32 एटीपी का निर्माण होता है क्रेब्स साइकिल द्वारा, जबकि जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी बनेंगे। इस कोशिका द्रव्य में कितने एटीपी बनेंगे, इस कोशिका द्रव्य में बनेंगे 2 एटीपी। और ये 2 एटीपी किस प्रक्रिया द्वारा बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा। और कोशिका के अंदर कुल कितने एटीपी का निर्माण होगा, कितने एटीपी का निर्माण होगा, तो कुल 34 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 32 माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल द्वारा और 2 साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की उम्मीद नहीं है। इसको लिखिए, फिर हम लोग कोशिका के दूसरे कोशिकाओं पर बात करते हैं। अब हम लोग राइबोसोम पे बात करते हैं। दूसरा कोशिकांग क्या है हमारा, राइबोसोम। तो राइबोसोम के खोजकर्ता देख लेते हैं पहले।
इसकी खोज करता है पैलाडी। राइबोसोम किसने खोजा था? पैलाडी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और जो राइबोसोम है, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन की। अगर राइबो का मतलब निकाला जाए तो राइबो का मतलब ये होता है क्या? आरएनए प्लस प्रोटीन। और सोम मतलब क्या होता है? कण। तो ऐसे कण जो आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें बोला जाता है राइबोसोम। याद रखिएगा, राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। इनके खोजकर्ता कौन है? पैलाडी। और जो राइबोसोम है यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगर पूछा जाए कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, क्या बताएंगे? राइबोसोम होता है। और अगर पूछ दिया जाए कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, तो वो क्या होता है? होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग तो बताएंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। और केंद्रक के बाद क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? पैलाडी। राइबोसोम किनके मिलकर बने हैं? तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और यह कोशिका का सार्वभौमिक अंग है। सार्वभौमिक अंग है, या ऐसे लिख सकते हैं सार्वभौमिक कोशिकांग है। सार्वभौमिक कोशिकांग है क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में दो अपवाद हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। और यूकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम? 80S प्रकार का। ठीक है ना। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर दो कोशिकांग हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम। लेकिन कोशिका के अंदर दो कोशिकांग ऐसे हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का सार्वभौमिक अंग कहा जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का सार्वभौमिक अंग कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें कि राइबोसोम का कार्य क्या है, ये करता क्या है? अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण करता है। बहुत पूछा था एग्जाम में, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो क्या बताएंगे? राइबोसोम। ठीक है ना। अब जो ये अमीनो अम्ल होता है, ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है।
जिस प्रकार किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रोटीन ले लें कोई, जो प्रोटीन होती है ये इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। तो ये जो राइबोसोम है यह छोटे छोटे अमीनो अम्ल को आपस में जोड़कर क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। और बीच में एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए। क्योंकि जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, तो इसी बीच में एक होता है मैसेंजर आरएनए जो सूचनाएं प्रदान करता है राइबोसोम को। तो राइबोसोम क्या करता है? अमीनो अम्लों को आपस में जोड़कर प्रोटीन संश्लेषण करता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। संश्लेषण मतलब निर्माण करना, ठीक है ना? क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये जो छोटे छोटे अमीनो अम्ल हैं इन्हें पॉलीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसोम कहा जाता है। और बीच में क्या है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए सूचनाएं प्रदान करता है राइबोसोम को। तो राइबोसोम क्या करेगा? अमीनो अम्ल, जो छोटे छोटे अमीनो अम्ल हैं उनको आपस में जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। और ये जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं इसे ही कहा जाता है पॉलीसोम्स, पॉलीसोम कहा जाता है। तो राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए जो राइबोसोम है इसे, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब जहां निर्माण हो। किसका निर्माण हो? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो रहा है? राइबोसोम में। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि राइबोसोम दो इकाइयों से बनी संरचना होती है। दो इकाइयों से बनी संरचना होती है, लघु तथा दीर्घ। जो राइबोसोम होता है वो दो इकाइयों से बनी संरचना होती है, जिसमें एक को दीर्घ कहा जाता है और दूसरे को लघु कहा जाता है। तो अगर हम 70S की बात करें, देखिए एक होता है दीर्घ, एक क्या होता है? दीर्घ। और इसी में एक क्या होता है? लघु होता है। राइबोसोम दो इकाइयों से बनी संरचना है जिसमें एक होता है दीर्घ, एक होता है लघु। ये क्या है हमारा? दीर्घ। और ये भी क्या है? दीर्घ। और ये क्या है? लघु। और ये भी क्या है? लघु। इसमें जो दीर्घ होता है ये 50 और ये 30, और ये होता है 60 और 40 का। अब ये क्या हो गया? जो ये है 70S प्रकार का राइबोसोम। ये क्या है? 70S प्रकार का। और ये क्या है? 80S प्रकार का राइबोसोम। आपको बताया था ना राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। तो ये वाला जो है 50 और 30 का, जिसमें 50 दीर्घ है और 30 क्या है? लघु है। इसे क्या बोला? 70S प्रकार का राइबोसोम। और ये कहलाता है 80S प्रकार का राइबोसोम। अब इसे मैथमेटिकल ऐड मत करिएगा कि 50 और 30 को जोड़ दो तो ज्यादा हो रहा है, और ये 60 और 40 को जोड़ोगे 100 हो जाएगा। मैथमेटिक्स नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि जो वैज्ञानिक खोजे हैं इसी तरह इसको बताए हैं, इसी तरह देखे थे कोशिका के अंदर, तो ही आपको बताया गया है। मैथ से मत जोड़िएगा इसको। तो 70S क्या होता है? जो दीर्घ इकाई होती है वो 50 होती है, जो लघु इकाई होती है वो 30 होती है। जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम में जो दीर्घ इकाई होती है वो क्या होती है? 60, और जो लघु इकाई होती है क्या होती है? वो 60। इसमें जो यश है वो स्वेडबर्ग यूनिट को दिखाता है। जो यश है वो क्या दिखाता है? स्वेडबर्ग यूनिट।
और ये स्वेडबर्ग यूनिट है क्या, अवसादन गुणांक मापने की इकाई है। उतना लंबा जाने से हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस यस जानो क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है ना। इसलिए इसको 70 S बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, 80 S। अब बात करते हैं कि राइबोसोम किसके साथ लगा होता है। तो राइबोसोम अंतःप्रदेपी जालिका पे लगे होते हैं। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं भाई, आपको जब कोशिका के अंदर अंतःप्रदेपी जालिका बताए थे तो वहां पर दिखाए थे राइबोसोम लगे होते हैं। अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा फिगर बनाएं कोशिका का, देखिए अगर यहाँ कोशिका बना देते हैं, ये क्या हो गया केंद्र, तो आपको बताए थे यहाँ पर केंद्र से लगी एक संरचना ऐसी होती है जिसे क्या बोला जाता है, अंतःप्रदेपी जालिका, और यहीं पर क्या लगे थे, आपके राइबोसोम लगे थे। ये किस प्रकार का राइबोसोम है, 80S प्रकार का, ठीक है ना। एक तो राइबोसोम कहाँ पाया गया, एक राइबोसोम पाया गया अंतःप्रदेपी जालिका से चिपका हुआ, अंतःप्रदेपी जालिका के ऊपर इसी में दानेनुमा चिपका होता है। और इसके बाद अभी बताइए कि दो कोशिकाएं ऐसे हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, वहां पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी आपको बताए थे 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वहां भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है राइबोसोम पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो लिख लेना राइबोसोम अंतःप्रदेपी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरितलवक में पाए जाते हैं, प्रश्न ये है कि तो अंतःप्रदेपी जालिका के पास राइबोसोम पाया जाएगा वो किस प्रकार का होगा, वो 80S प्रकार का होगा, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाएगा वो किस प्रकार का होगा, वो 70S प्रकार का होगा। बस राइबोसोम में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, इसको लिख लीजिए कि हम लोग अगले कोशिकांग पर बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतःप्रदेपी जालिका। अंतःप्रदेपी जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसे बोला जाता है ER। और अंतःप्रदेपी जालिका के खोजकर्ता कौन है, पोल्टर, और इसका कार्य क्या है, कोशिका के विभिन्न अंगकों के बीच पदार्थों का परिवहन। यह क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने भी अंगक होते हैं उनके बीच पदार्थों का परिवहन करता है, इसीलिए इसे हाईवे ऑफ द सेल कहा जाता है। जो अंतःप्रदेपी जालिका है ये कोशिका के विभिन्न अंगों के बीच, कोशिकांगों के बीच पदार्थों का परिवहन करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है हाईवे ऑफ द सेल। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हाईवे ऑफ द सेल क्या है, क्या बताएंगे, अंतःप्रदेपी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक फिगर द्वारा हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर से। कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या है, केंद्र। अब यहाँ पे जो संरचना दिखाए थे आपको ये ऐसे, ये क्या है, अंतःप्रदेपी जालिका है। ये क्या होती है, ये कोशिका झिल्ली और केंद्र से जुड़ी होती है तथा यह कहीं कहीं स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। अब इसमें यहाँ पे केंद्र के पास राइबोसोम चिपके होते हैं, यहाँ पर क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम। तो जो अंतःप्रदेपी जालिका है यह दो प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए जब राइबोसोम चिपके होंगे तो खुरदरा हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि ये पार्ट क्या है, चिकना है, सपाट है। तो अंतःप्रदेपी जालिका कितने प्रकार से, दो प्रकार की। तो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार का हो गया। एक हो गया कणिकामय ER और दूसरा क्या हो गया, चिकना ER। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, कणिकामय या खुरदुरी अंतःप्रदेपी जालिका, चिकनी या सपाट अंतःप्रदेपी जालिका, ठीक है ना। जो कणिकामय है कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ होते हैं, केंद्रक झिल्ली के पास, केंद्रक झिल्ली के पास। अभी अगर केंद्रक है तो केंद्रक भी दोहरी झिल्ली की बनी संरचना है, तो उसमें जो बाहरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो जो कणिकामय है, कणिकामय अंतःप्रदेपी जालिका कहाँ पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के पास
और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए बोला गया इसे कणिकामय या खुरदरी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है। और ये क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कोशिका झिल्ली के पास, ये पाई जाती है कोशिका झिल्ली के पास। जब ये कोशिका झिल्ली के पास पाई जाएगी तो यहाँ राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, राइबोसोम नहीं। भाई ये क्या है, ये पोर्शन आपका चिकना, यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और जहां पर राइबोसोम पाया जाएगा वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण। जबकि जहां राइबोसोम नहीं पाए वहां क्या होगा, लिपिड संश्लेषण। यहाँ क्या होगा, लिपिड संश्लेषण। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं स्मूथ, SER बोल सकते हैं, सॉरी रफ बोलेंगे, रफ RER। रफ मतलब क्या, खुरदरा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे क्या बोल देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। रफ मतलब खुरदरा या कणिकामय, RER, और दूसरा क्या हो गया, स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण दोनों करता है। तो आंसर क्या होगा, अंतःप्रदीपी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जो आपका कणिकामय या खुरदरा राइबोसोम था अंतःप्रदीपी जालिका के ऊपर, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन संश्लेषण करेगा। क्या करेगा ये करेगा प्रोटीन संश्लेषण। जबकि ये जो अंतःप्रदीपी जालिका का चिकना भाग है, सपाट भाग है, यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, अर्थात ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेगा। तब ये क्या करता है, ये लिपिड का संश्लेषण करता है। इसका संश्लेषण, लिपिड का, लिपिड मतलब वसा का संश्लेषण करता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है कि ऐसे कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करवाते हैं। तो पहले राइबोसोम हो गया, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसी के साथ साथ जो अंतःप्रदीपी जालिका है, इसमें जो कणिकामय अंतःप्रदीपी जालिका है, ये भी क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग कोशिका के कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदीपी जालिका, तीन के बारे में पढ़ लिए हैं। इसके आगे जो भी कोशिकांग है, जैसे लाइसोसोम है, तारककाय है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, उसको हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।